हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं अजय ओझा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं विलियन चैप्टर के लेक्चर नंबर 9 के अंदर। ठीक है भाई, कल हमने आदर्श और अनादर्श हमने पढ़ा था। आदर्श विलयन क्या है, अनादर्श विलयन क्या है, इसके बारे में हमने जानकारी ले ली थी। आज हम पढ़ेंगे स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, तो देखो स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है समझते हैं भाई। नाम से ही क्लियर हो रहा है, स्थिर क्वाथी मतलब ऐसा मिश्रण जो स्थिर क्वथनांक हो उसका, यानी फिक्स टेम्परेचर पर वो उबल जाए, ऐसे मिश्रण को हम क्या कहेंगे, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहेंगे। यानी दोनों घटकों का जो क्वथनांक हो वो कैसा हो जाए, स्थिर हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं इस चीज को। जैसे आपके पास एक आपने विलयन बनाया, ठीक है। अब इस विलयन में आपके दो घटक हैं, एक घटक आपके पास A है और एक घटक आपके पास B है। यह आपने विलयन बनाया, इस विलयन में आपके पास दो घटक उपस्थित हैं। एक घटक का नाम है A और दूसरे घटक का नाम है B। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसको। अब A जो है वो तो आपका बॉयल होता है कितने डिग्री सेल्सियस पर, मान लो 50 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है। ठीक है, और जो आपका B है वो आपका बॉयल होता है मान के चलो 80 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, ये अलग अलग उनके क्या है, क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, तो अगर मैं इस बीकर को गर्म करूं तो गर्म करने पर क्या होगा भाई, ए तो जैसे ही 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा ए उबलने लगेगा और इसकी क्या बनेगी, वेपर बनेगी, बनेगी ना भाई। और जब टेम्परेचर बढ़ाते 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 मैं लेके जाऊंगा 80 डिग्री सेल्सियस, तब ये बी उबलना स्टार्ट करेगा और फिर उसके बाद इसकी क्या बनेगी, वेपर बनेगी, भाष्प बनेगी, वाष्प बनेगी। और बी की वाष्प को चलो मैं नीले डॉट से दिखा देता हूं। ठीक है, ये जो बी कंपोनेंट है उसकी वाष्प को मैं इस नीले डॉट से दिखा देता हूं। ठीक है, देखना भाई। और ये जो ए की वाष्प है उसको मैं दिखा देता हूं लाल डॉट से। ये लाल डॉट से हमने दिखा दी ए की वाष्प को। ठीक है, अब समझना, जैसे ही आप इसको गर्म कर रहे हो तो ए तो 50 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलने लग गया, तो ए की वाष्प तो कैसी बनेगी, ज्यादा। भाई जब तक हम 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेके जाएंगे तब तक तो ए पूरा का पूरा क्या हो चुका होगा, वाष्पित हो चुका होगा, क्योंकि ए का जो क्वथनांक है वो कैसा है, कम है। तो ए की वाष्प तो कैसी बन रही होंगी, ज्यादा। जब हम 80 डिग्री सेल्सियस लेके जाएंगे तभी किसकी वाष्प बनना स्टार्ट होगी, बी की। यानी जब 80 डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर लेके जाएंगे तो ए तो लगभग पूरा वाष्पित हो चुका होगा, तो उसकी वाष्प कैसी बनेगी, ज्यादा बनेगी। और बी चूंकि उसकी बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, ज्यादा, तो उसकी वाष्प कैसी बन रही होंगी, उस टाइम पर कम बन रही होंगी। यानी अगर मैं इसको अलग अलग करना चाहूं, एक तकनीकी अपनाऊं मैं प्रभाजी आसवन की, तो प्रभाजी आसवन की तकनीक में क्या होता है, इस तरीके से अगर आपने एपरेटस देखा हो तो यहाँ कांच की नलिका लग रही होती है, एक साइड से आप पानी एंटर करते हो, एक साइड से आप पानी बाहर करते हो, और ये डिस्टिलेशन ट्यूब लगाकर यहां से क्या होता है, बूंद बूंद करके मिश्रण टपकता है और उसको एक अलग से आप बीकर में क्या कर लेते हो, स्टोर कर लेते हो। ठीक है, अब जैसे मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते 50 डिग्री सेल्सियस ले गया, 55 डिग्री सेल्सियस ले गया, 60 डिग्री सेल्सियस ले गया, तो मैंने इसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस रखा। तो आपको पता है 60 डिग्री सेल्सियस पर भाई बी तो उबलेगा नहीं, क्योंकि बी का तो कितना है, 80 डिग्री सेल्सियस, बी की तो वाष्प बनेगी नहीं। तो 60 डिग्री सेल्सियस पर या 50 से ऊपर जितना भी टेम्परेचर होगा उस पर किसकी वाष्प बनेगी, ए की वाष्प बनेगी। तो मैंने 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा है, तो ए तो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, मेरा बॉयल होके वाष्प बनेगा, और वाष्प के माध्यम से इस नली में से पानी के द्वारा ठंडा होके इसमें बीकर में इकट्ठा हो जाएगा, और बीकर में मुझे प्योर क्या मिल जाएगा, ए, इसमें कॉनिकल फ्लास्क में, और इस बीकर के अंदर मुझे क्या रह जाएगा, बी रह जाएगा। ठीक है, समझे आप बात को। मैंने क्या किया, प्रभाजी आसवन किया, तो मैंने टेम्परेचर को 60 डिग्री सेल्सियस पर फिक्स कर दिया, तो मेरा ए तो पूरा उबल जाएगा, उबल के इसकी पूरे की वाष्प बन जाएगी, और वाष्प बन के उसको मैंने अलग कॉनिकल फ्लास्क में ले लिया, और इस बीकर के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, बी रह जाएगा। ये तकनीकी तो क्या कहलाती है, प्रभाजी आसवन कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रभाजी आसवन, जिसमें हम दोनों घटकों को क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। लेकिन यहां कहानी क्या हो रही है, यहां कहानी यह हो रही है कि मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने दो अलग अलग घटक लिए, ए और बी, जिनके दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसा है, अलग अलग। ए का बॉइलिंग पॉइंट है 50 डिग्री सेल्सियस और बी का बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहां जो कंडीशन आ रही है वो क्या आ रही है कि ये जो मिश्रण है ना ही 50 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रहा है
और ये जो मिश्रण है बी कंपोनेंट है वो ना ही 80 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रहा है। जब हमने इन दोनों मिश्रणों का एक निश्चित संगठन, याद रहे मैं क्या बात कर रहा हूं, किसी भी संगठन पर नहीं, एक निश्चित परसेंटेज जब हमने इनका लिया तो ना ही ये 50 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हुआ, ना ही ये 80 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हुआ, या तो ये 50 से भी कम, यानी जैसे मैं बोल दूं 49.5 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हुआ, या ये 80 से भी ज्यादा, मैं बोल दूं 85 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार के मिश्रण को हम क्या कहेंगे, इस प्रकार के मिश्रण को हम कहेंगे स्थिर क्वाथी मिश्रण। ठीक है, समझे बात को भाई। होना तो क्या चाहिए था कि ए जो है उसको 50 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाना चाहिए था, बी जो है उसको 80 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाना चाहिए था, लेकिन ए तो आपका 50 पे भी नहीं उबल रहा, ना ही आपका जो बी है वो 80 पे उबल रहा, यानी 50 से लेकर 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक चले गए हम, तो भी आपका विलयन उबला नहीं, बॉयल नहीं हुआ। बॉयल नहीं हुआ तो हमारा वेपर प्रेशर भी कुछ नहीं आएगा। तो कहने का मतलब जब विलयन के दोनों घटक एक स्थिर ताप पर उबलते हैं, और वो स्थिर ताप क्या हुआ, जैसे ही हमने कम किया 49.5, दोनों पूरा विलयन हमारा उबलने लग गया, या हमारा 80 से ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो भी पूरा विलयन क्या है आपका उबलने लग गया। तो हमने क्या बोला कि जब आपका विलयन, जब आपके विलयन के दोनों घटक एक स्थिर ताप पर उबलने लग जाएं, एक स्थिर ताप पर उनका क्या आ जाए, बॉइलिंग पॉइंट आ जाए, तो ऐसे मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण बोलते हैं। बात आ गई समझ में। एक लाइन मैंने आपके लिए यहां और लिखी है, वो क्या लिखा है कि ऐसे द्विघटकीय मिश्रण जिनका द्रव और वाष्प प्रावस्था में, द्रव और वाष्प प्रावस्था में संघटन एक समान होता है। इस चीज को भी समझो, इस चीज को भी समझो भाई। मैंने क्या बोला कि द्रव और वाष्प प्रावस्था में संघटन एक समान होता है, मतलब इस सॉल्यूशन को आप बॉईल कर रहे हो और ये दोनों फिक्स टेम्परेचर पर उबल रहे हैं, फिक्स टेम्परेचर पर उबल रहे हैं, तो होगा क्या कि जितने मोल फ्रैक्शन इसके जल अवस्था में होंगे उतने ही मोल फ्रैक्शन इसके क्या होंगे, वाष्प अवस्था में होंगे। अरे होंगे ना। एक कंडीशन और समझो, देखो बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। ठीक है, यहां पर आपका ए का क्या था 50 डिग्री सेल्सियस और बी का क्या था 80 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता है कि कम टेम्परेचर होगा, यानी 50 या 52 होगा, तो उस कंडीशन में ज्यादा वेपर्स किसकी बनेंगी भाई, बताओ ज्यादा वेपर्स किसकी बनेंगी, ए की बनेंगी, क्योंकि बी तो अभी तक पहुंचा ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कौन पहुंचा है, ए। तो ए की वाष्प ज्यादा बनेगी। अगर मेरा टेम्परेचर कितना है 60 डिग्री सेल्सियस, तो मैं कहूंगा बी का तो नंबर ही नहीं आया, अभी जो उबलेगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन उबलेगा, ए उबलेगा, और वाष्प भी किसकी बनेगी, ए की बनेगी। तो ए की वाष्प ज्यादा बनेगी, तो मैं कह सकता हूं कि ए का जो वाष्प अवस्था में मूल अंश है वो ज्यादा होगा किससे, द्रव अवस्था के मूल अंश से, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर हमारा 60 है और बी का तो नंबर ही नहीं आ रहा, बी तो अभी शांत बैठा है। कौन उबल रहा है अभी, ए उबल रहा है। तो ए उबल रहा है तो वाष्प भी ज्यादा किसकी बनेगी, ए की बनेगी। तो जो ए का जो वाष्प अवस्था में मूल अंश है वो कैसा होगा, ज्यादा होगा किससे, द्रव अवस्था में मूल अंश से। अब मैं बोल रहा हूं कि मैंने आपका बी को भी क्या कर दिया, उबलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बी को उबालना स्टार्ट कर दिया, तो बी उबलेगा। तो बी का उबलने का मैं आपको पता है कि बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है, क्वथनांक इसका कैसा है, ज्यादा। तो इसका क्वथनांक ज्यादा है तो इसकी वाष्प कैसी बनेगी, कम। अरे भाई हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है उबालने के लिए, तो जब हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है तो इसकी वाष्प कैसी बनेगी, कम बनेगी भाई। जब मैं 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेके आऊंगा तो उस कंडीशन में आप मुझे बताओ, ए तो पूरा का पूरा गायब हो जाएगा इसके अंदर से, द्रव अवस्था से, क्योंकि ए का तो सिर्फ कितना है 50 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम टेम्परेचर 80 लेकर पहुंचेंगे उस कंडीशन में ए तो पूरा बीकर से क्या हो जाएगा, वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्योंकि ए का बॉइलिंग, बी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो जो बी का जो वाष्प अवस्था में जो मूल अंश है वो कम होगा किससे, बी के द्रव अवस्था में मूल अंश से। ये बात आप समझ गए। अब मैं क्या कह रहा हूं कि दोनों ही एक समान बॉइलिंग पॉइंट पर उबल रहे हैं, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एक ही है। मैंने बोल दिया कि अब ये जो पूरा विलयन है ये उबल रहा है आपका 49 डिग्री सेल्सियस पर। पूरा विलयन कितने पर उबल रहा है, 49 डिग्री सेल्सियस पर, यानी ए भी 49 डिग्री सेल्सियस पर भाप बना रहा है, वाष्प बना रहा है, और बी भी 49 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प बना रहा है। तो इस अवस्था में जो ए और बी का जो मूल अंश होगा द्रव अवस्था में वो समान होगा किसके, ए और बी के वाष्प अवस्था के मूल अंश के, क्योंकि दोनों समान टेम्परेचर पर उबल रहे हैं। तो ए जितना द्रव में होगा उतनी इसकी वाष्प भी बना रहा होगा, बी जितना द्रव में होगा उतनी इसकी वाष्प भी बना रहा होगा।
तो इस अवस्था में हमने क्या बोला कि वे द्विघटकीय मिश्रण जिनका द्रव और वाष्प प्रावस्था में संगठन कैसा हो जाए, एक समान हो जाए। एक समान क्यों हो जाता है? क्योंकि उनका जो क्वथनांक है वो कैसा हो जाता है, एक समान हो जाता है और एक निश्चित ताप पर उबलते हैं। कैसे मिश्रण कहलाते हैं? स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं। और मैंने आगे क्या बोला, देखो भाई, आगे बोला हमने कि ये जो विलयन है वो किस प्रकार के विलयन बनाते हैं? अनादर्श जो विलयन है वो इस प्रकार का मिश्रण बनाते हैं। दूसरा, इन मिश्रणों के घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। भाई अभी हमने प्रभाजी आसवन देखा था, तो प्रभाजी आसवन कब पॉसिबल है? जब दोनों घटकों का क्वथनांक कैसा हो, अलग अलग। मैं कह रहा हूं दोनों ही सेम डिग्री सेल्सियस पर उबल रहे हैं। दोनों ही कितने पर उबल रहे हैं? 49 डिग्री सेल्सियस पर। तो मैं इनका जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करूंगा तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मुझे यहां जो लिक्विड मिलेगा वो तो मुझे 49 पे दोनों ही बॉयल हो रहे हैं, तो इस बीकर के अंदर मुझे ए भी मिलेगा और बी भी मिलेगा। तो अलग अलग कहां हुए भाई? प्रभाजी आसवन हम क्यों करते हैं? ए को अलग करो, बी को अलग करो, लेकिन दोनों का क्वथनांक एक ही है। इस वाष्प के अंदर ए भी है और कौन है? बी भी है। तो जो लिक्विड के अंदर आएगा, जो बीकर के अंदर हमको मिलेगा कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, वो ए भी मिलेगा हमको और बी भी मिलेगा। तो पृथक्करण कहां हुआ? नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इनका क्वथनांक कैसा है? एक जैसा है, तो दोनों ही उसमें आ रहे हैं बीकर के अंदर। तो इस वजह से हम बोल रहे हैं कि इन मिश्रणों के घटकों का प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक्करण नहीं हो सकता। ठीक है, आगे हमने क्या बोला? ये जो मिश्रण है वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला हमने बोला निम्नतम क्वथनांकी एवं अधिकतम वाष्पदाबी मिश्रण। निम्नतम क्वथनांकी यानी जिनका क्वथनांक कैसा हो? निम्नतम। और मुझे बताओ, जब क्वथनांक कम होगा, जब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट कम पर वाष्प कैसी बनेगी? ज्यादा बनेगी। अरे भाई बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वाष्प कैसी बनेगी? ज्यादा। अभी देखो मैंने क्या बोला था, ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है। ए का कितना बताया था मैंने अभी आपको? 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बी का कितना बताया था मैंने आपको? 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जब ए को आपने देखा था, जब हमने टेम्परेचर बढ़ा के 60 डिग्री सेल्सियस किया तो ए की तो ज्यादा वाष्प बनी थी, बी का तो नंबर ही नहीं आया था। तो कहने का मतलब सीधा सीधा है कि जब आपका जो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो उस कंडीशन में भाप आपकी ज्यादा बनेगी। ठीक है, और जब आपका अधिकतम क्वथनांकी यानी जब आपका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? ज्यादा। जब आपका क्वथनांक कैसा होगा? ज्यादा, तो उसकी वाष्प कैसी बनेगी? कम बनेगी। क्यों भाई? टेम्परेचर जब हम बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे तब उस कंडीशन में उसकी वाष्प बनना स्टार्ट होगी। ठीक है, तो वाष्प कैसी बनेगी? थोड़ी बहुत बनेगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब अधिकतम क्वथनांक होगा तो कैसी वाष्प बनेगी? निम्नतम वाष्पदाबी मिश्रण आपको मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया दोनों प्रकार। अब मुझे आप ये बात बताओ कि अधिकतम वाष्पदाब कब मिलेगी? अधिकतम वाष्पदाब कब मिलेगी? कौन से राउल्ट के अनादर्श विलयन में? अनादर्श विलयन में से किसमें आपको अधिकतम वाष्पदाब मिलेगी? कल आप पढ़ चुके हो, इससे प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके हो ये बात। आपने पढ़ा था कि जब आकर्षण कैसा हो? कम, तो वो फटाफट किसमें चला जाएगा? वाष्प प्रावस्था में। तो हम कह सकते हैं कि जब धनात्मक विचलन होगा तो हमें क्या मिलेगी? अधिकतम वाष्पदाब मिलेगी। तो हमने नीचे लिख रखा है कि ये राउल्ट के नियम से अधिक धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, यानी जो धनात्मक विचलन वाले होंगे वो किसके अंदर आएंगे? निम्नतम क्वथनांकी या अधिकतम वाष्पदाबी के अंतर्गत आएंगे। सेम टू सेम अगर मैं बात करूं दूसरे पॉइंट की, तो दूसरे पॉइंट के अंतर्गत हम क्या कहेंगे? देखो दूसरे पॉइंट के अंतर्गत हम क्या कहेंगे कि ये राउल्ट के नियम से अधिक ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, क्योंकि आपको पता है इसमें कैसी वाष्पदाब आ रही है? निम्नतम वाष्पदाब आ रही है। तो मैंने क्या बताया था, जब विलयन के अंदर अट्रैक्शन ज्यादा, आकर्षण ज्यादा, तो वो उसको वाष्प अवस्था में आसानी से जाने नहीं देता। कल की क्लास में, प्रीवियस क्लास में बताया था कि जब वो वाष्पदाब आपका जो आपका आकर्षण है विलयन के अंदर वो ज्यादा है, तो वो अणुओं को, कणों को वाष्प में आसानी से परिवर्तित होने नहीं देता। तो जब वाष्प में परिवर्तित नहीं होंगे तो वाष्पदाब के मान भी कैसे होंगे? कम होंगे। यानी जब ऋणात्मक विचलन होगा तब कौन सा आपका स्थिर क्वाथी मिश्रण बनेगा? निम्नतम वाष्पदाबी मिश्रण बनेगा या अधिकतम क्वथनांकी मिश्रण आपका बनेगा। तो हमने नेक्स्ट लाइन यही लिख रखी है कि ये राउल्ट के नियम से अधिक क्या दिखाते हैं? ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। आगे हमने क्या लिखा कि मिश्रण का स्थिर क्वथनांक उसके घटकों के क्वथनांक से अधिक हो जाता है। यानी अधिकतम क्वथनांकी में क्या होगा कि जैसे ये इसका तो क्वथनांक कितना है? 50, इसका क्वथनांक कितना है? 80, लेकिन ये 50 ना ही 80 पर उबले, ये कितने पर उबले? 85 डिग्री सेल्सियस पर। तो हम इस प्रकार के मिश्रण को क्या बोलेंगे? अधिकतम क्वथनांकी मिश्रण।
अब निम्नतम क्वथनांक की बात कर लेते हैं। निम्नतम क्वथनांक इन विलयनों का निम्नतम क्वथनांक कौन सा है? 50। लेकिन जब ये मिश्रण 50 डिग्री सेल्सियस पे भी ना उबल के 48 डिग्री सेल्सियस पर यानी इससे भी कम पर उबलेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? निम्नतम क्वथनांकी या अधिकतम वाष्पदाबी मिश्रण हम इसको बोलेंगे। ठीक है, समझ गए आप इस टॉपिक को? अब इस टॉपिक पर मैं आपको इनका ग्राफ बना के भी समझाता हूं इन दोनों का। ठीक है, एग्जांपल आप देख सकते हो। एग्जांपल हमने क्या लिखा है? जब हम 5% H2O और इथेनॉल का 95% लेते हैं तो हमें निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण मिलता है। इसी तरीके से जब हम 32% पानी और 68% जब हम HNO3 नाइट्रिक अम्ल लेते हैं तब हमें अधिकतम क्वथनांकी मिश्रण मिलता है। या दूसरा एग्जांपल मैंने आपको लिख रखा है कि जब आप 20% HCl और 80% H2O लेते हो तब भी आपको कौन सा मिश्रण मिलता है? अधिकतम क्वथनांकी मिलता है। अब इन दोनों जो एग्जांपल मैंने आपको नीचे लिखा है ना, इनको ग्राफ के थ्रू समझाता हूं। एक बार आप लिख लो। 12th क्लास में आपको ग्राफ पूछ भी नहीं रहा, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए भाई। बिल्कुल समझना है, हमको डीपली समझना है हर टॉपिक को। इस वजह से मैं आपको ग्राफ के थ्रू भी समझाऊंगा। आप इसको लिख लो। ठीक है, पूरा आपको नोट्स मैंने बना दिए, यहां पर आप इसको एक बार लिख लो भाई। चलो अब इसका ग्राफिकल निरूपण हम देखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। चलो भाई, पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं निम्नतम क्वथनांकी का, फिर हम ले लेंगे अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथ मिश्रण का। देखो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको जो लिखाए हैं उन्हीं एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफीय निरूपण। पहला एग्जाम्पल देखो, हम ले लेते हैं निम्नतम क्वाथी मिश्रण। दूसरा हम ले लेते हैं अधिकतम क्वथनांकी मिश्रण। ठीक है, स्थिर क्वाथी मिश्रण, यहां भी क्वथनांकी लिख दो, निम्नतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। ठीक है, देखना भाई, इसका एग्जांपल हम ले रहे हैं कि भाई हमारे पास 95% तो क्या है? इथेनॉल C2H5OH और 5% पानी, तब ये मिश्रण बनता है। ठीक है, पहले इसको समझाता हूं, फिर उसके बाद में उसको समझाऊंगा। ठीक है, जो आपका एल्कोहल है भाई, एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो क्वथनांक है, वो कितना होता है? 351.5 केल्विन। ठीक है, और जो आपका पानी है, पानी सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, और उसको अगर मैं केल्विन में चेंज करूं तो 273 जोड़ दो, 373 केल्विन होगा। ठीक है, अब इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं किसके सापेक्ष? टेम्परेचर और मोल अंश के सापेक्ष बनाऊं। मोल अंश को किससे दिखाते हैं हम? काय से, एक्स से, तो उसको मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, देखो भाई, अब यहां पर मैं ले लेता हूं क्या? किसके मोल अंश? इथेनॉल के मोल अंश। यहां पे ले लेता हूं मैं बिल्कुल इथेनॉल 0 है, और इस कंडीशन में ले लेता हूं मैं प्योर इथेनॉल है। इथेनॉल के मोल फ्रैक्शन इधर पूरे हैं 1, यानी यहां इस पॉइंट पे पूरा का पूरा इथेनॉल है। और इथेनॉल जब आपका पूरा का पूरा यही है तो इसका जो क्वथनांक आएगा वो कितना आएगा? 351.5। ठीक है, तो मैं यहां ले लेता हूं, ये रहा मेरा 351.5। सपोज मान लिया मैंने ये पॉइंट 351.5 केल्विन। ठीक है, और यहां मैं ले लेता हूं कि पानी जो है उसके मोल पूरे 1 हैं, और यहां जो पानी है वो कितना है? हमारा 0, यानी पानी के मोल यहां तो 0 हैं और यहां शुद्ध पानी है। तो जब पानी होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 373 होगा ना, या 373 को हम 373 केल्विन है, तो इसका मैं पॉइंट बना देता हूं, ऊपर आएगा इसका पॉइंट, ये रहा इसका पॉइंट 373 केल्विन। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं? ये मिश्रण कैसा है? निम्नतम क्वथनांकी, यानी ये जो है वो 373 केल्विन पे और 351 केल्विन पे नहीं उबलता, निम्नतम क्वथनांकी यानी 351.5 से भी कम पर उबलता है। तो जब ये दोनों मिश्रण को इस प्रकार का संगठन हम लेते हैं तो इनका जो स्थिर क्वथनांक आता है, वो कितना आता है? इनका आता है भाई 351 केल्विन आता है, यानी घटकर 0.5 घटकर कितना रह जाता है? 351 केल्विन रह जाता है। कब? जब आप 95% इथेनॉल लेते हो और 5% आप लेते हो क्या? पानी। ठीक है, तो देखो यहां मैं मोल फ्रैक्शन बढ़ाता गया, यहां 1 है, 1 का मतलब
यहां पर 100% है, तो यहां पर मुझे कितना रखना है, 95% एल्कोहल। तो 95% कुछ इधर आ रहा होगा, इधर आ रहा होगा भाई 95%, ठीक है। तो यहां पर इस कंडीशन पर मुझे क्या मिलता है, बिल्कुल निम्नतम मुझे क्या मिलता है, निम्नतम क्या मिलता है मुझे भाई, क्वथनांक मिलता है इस पॉइंट पर आकर, ठीक है। कितना मिला मुझे इस पॉइंट पर आकर, इसको मैं अलग मार्कर से दिखा देता हूं। इस पॉइंट पर आकर मुझे निम्नतम क्वथनांक मिला कितना, 351 केल्विन, ठीक है। ये स्थिर क्वथनांक मुझे मिला, ठीक है। अगर मैं इस मिश्रण को चेंज करूं, मैं 95 से घटाकर 90 ले जाऊं, तो 90 पर देखो आप टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यानी इसको मैं और कम कर दूं, मैं इसको 60% कर दूं, टेम्परेचर और बढ़ गया। मैं इसको और कम कर दूं, 40% कर दूं, टेम्परेचर और बढ़ गया। कहने का मतलब जो आपको स्थिर क्वाथ मिश्रण मिलेगा वो एक निश्चित संगठन पर ही मिलेगा। ऐसा नहीं किसी भी संगठन में आपने इथेनॉल और पानी को मिलाया और आपको स्थिर क्वाथ मिश्रण मिल जाए। समझ रहे हो, स्थिर क्वाथ मिश्रण आपको कब मिलेगा, जब इन दोनों घटकों की एक निश्चित सांद्रता, एक निश्चित परसेंटेज इसका होगा, ठीक है। तो मैंने आपको यह बता दिया। और आपको यह भी पता है कि जब निम्नतम क्वथनांकी होगा, निम्नतम बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो वाष्प दाब आपको कैसी मिलेगी, ज्यादा। तो अधिकतम आपको क्या मिलेगा, वाष्प दाब मिलेगा। तो एक ग्राफ और बनाते हैं। अब जो हम ग्राफ बनाएंगे वो किस किस के बीच में बनाएंगे भाई, अब जो हम ग्राफ बनाएंगे वो वाष्प दाब और मोल अंश के सापेक्ष बनाएंगे। वही ले लो, यहां तो भाई जो इथेनॉल है वो पूरा का पूरा क्या है, 0, और यहां पूरा का पूरा इथेनॉल है हमारा, कितना है, 1। यहां जो पानी है हमारा वो पूरा शुद्ध अवस्था में, यानी उसके पूरे मोल फ्रैक्शन है। यहां हमारा पानी बिल्कुल 0 है। मुझे बताओ क्वथनांक किसका कम है, पानी का या इथेनॉल का? आप बोलोगे कि सर इथेनॉल का। अब जिसका क्वथनांक कम है उसकी वाष्प ज्यादा बनेगी, सीधी सीधी बात है भाई। जिसकी क्वथनांक कम है उसकी वाष्प ज्यादा बनेगी। आप वैसे प्रैक्टिकल करके भी देख लेना। एक कटोरी में आप पानी रखना नॉर्मल टेम्परेचर पे, और एक कटोरी में आप इथेनॉल रखना, तो आप देखोगे कि फटाफट आपका जो इथेनॉल है वो क्या है, उड़ जाएगा। क्यों उड़ जाएगा, क्योंकि उसका जो क्वथनांक है वो कैसा है, कम। तो जिसका क्वथनांक कम है उसकी वाष्प कैसी बनेगी, ज्यादा बनेगी, ठीक है। तो जिसका क्वथनांक कम है, क्वथनांक कम किसका है, इथेनॉल का, तो इथेनॉल की वाष्प दाब ज्यादा बनेगी। और पानी का क्वथनांक ज्यादा है, पानी का क्वथनांक ज्यादा है तो पानी की वाष्प दाब कम बनेगी। यानी अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं तो कुछ ऐसे बनाऊंगा। जाहिर सी बात है जिसका क्वथनांक कम है उसकी वाष्प दाब ज्यादा बनेगी, तो उसका वेपर प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा होगा। अब जिस पॉइंट पर उसका ज्यादा वेपर प्रेशर है, जिस पॉइंट पर उसका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है, उस बॉइलिंग पॉइंट पर उसका क्या होगा, अधिकतम वाष्प दाब होगा। तो यहां पर अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो मुझे क्या ग्राफ मिलता है, ये ग्राफ मिलता है। यानी जिस कंडीशन पर मिनिमम क्या था, क्वथनांक था, उस पॉइंट पर मुझे क्या मिला, मैक्सिमम, उस कंडीशन पर मुझे क्या मिला, मैक्सिमम वाष्प दाब मिला। समझ गए? यही कहानी मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझाना चाह रहा था कि जब आपका क्वथनांक कम है तो उस पॉइंट पर आपको क्या मिलती है, अधिकतम आपको क्या मिलती है, वाष्प दाब। और जैसे ही जैसे तापमान का, टेम्परेचर का मान बढ़ाओगे, ताप बढ़ेगा, तो आपका जो क्वथनांक है वो कैसा हो, जो आपका वाष्प दाब है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी अगर मैं कह सकता हूं वेपर प्रेशर और जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें कैसा रिलेशन हो गया, इनवर्सली। अगर आपका क्वथनांक बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर आपका कम होगा, अगर आपका क्वथनांक घटेगा तो आपका वेपर प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा होगा। देखो अगर आपका क्वथनांक ज्यादा है तो इस पॉइंट पर अगर मैं देखूं तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो आपका वेपर प्रेशर है वो कैसा मिलेगा, मिनिमम। यहां तो ज्यादा मिल रहा है, यहां कम मिल रहा है, कम मिल रहा है ना भाई। तो किसी भी पॉइंट पर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा पॉइंट दिखाता हूं। दूसरा पॉइंट किसका है, अधिकतम क्वथनांकी या निम्नतम वाष्पदाबी मिश्रण, ठीक है। देखना भाई, अब अधिकतम क्वथनांकी मिश्रण का ग्राफ हम देखेंगे। अधिकतम क्वथनांक है तो वाष्प दाब कैसी मिलेगी, कम। तो आप इसकी जगह लिख सकते हो अधिकतम क्वथनांकी मिश्रण या निम्नतम वाष्पदाबी मिश्रण। निम्नतम वाष्पदाबी मिश्रण, भाई ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है तो वाष्प दाब कम बनेगी। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है। इसकी कहानी अलग, इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं। इसका एग्जांपल लो भाई, तो यहां पर देखो 20% तो क्या है आपके पास HCl और 80% आपके पास क्या है, पानी, ठीक है। एग्जैक्ट तो 20.2 होता है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेट लेके चलते हैं, ठीक है ना। 20.2 HCl होता है वैसे, और 79.8% क्या होता है आपका H2। अप्रोक्सीमेट हमने 20% ले लिया, ठीक है भाई। अब HCl का जो बॉइलिंग पॉइंट है,
HCl का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, ये उबल जाता है भाई 188 केल्विन पर। और पानी तो आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में चेंज करना है तो 373 केल्विन। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन, ठीक है। तबीले में आपकी क्लास लग रही है भाई, गाय भैंसों की आवाज आ रही है, ठीक है ना। तो बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण में पढ़ रहे हो आप, इस बात की बिल्कुल टेंशन ना करो, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं हम। अब यहां क्या होगा, जैसा कि हमने बताया अधिकतम क्वथनांक की मतलब ना ही तो ये 188 केल्विन पर और ना ही ये 373 केल्विन पर। अधिकतम इस मिश्रण का क्या है 373, लेकिन ये 373 केल्विन पर भी क्या है नहीं उबलता, इससे भी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पर उबलता है। अधिकतम क्वथनांक यानी इसका जो मैक्सिमम है उससे भी ज्यादा पर उबलता है। और ये जो मिश्रण आपका उबलता है इसका जो स्थिर क्वथनांक है, स्थिर क्वथनांक जो है इसका वो कितना होता है 381.6 केल्विन। कितने पर उबलता है भाई ये मिश्रण, 381.6 केल्विन। तो देखो इसका आना तो कितना चाहिए था, इतना आ जाए भाई 373 केल्विन पर उबल जाता, लेकिन 373 पे भी नहीं उबलता। कहां जाके उबलता है ये 381.6 केल्विन पर उबलता है। जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो ये एक्सपेरिमेंट करते हुए हमको ये बातें पता चली, तो वहां से आपकी कहानी स्टार्ट हुई थी किसकी, स्थिर क्वाथ मिश्रण की। तो इसका हम ग्राफ बनाते हैं उसी तरीके से जैसे हमने ये ग्राफ बनाया था। देखो भाई समझना, ये आपने ले लिया एक ग्राफ, यहां आपने HCl ले लिया 0। हम किसके बीच में, पहले टेम्परेचर के बीच में और मोल अंश के बीच में हम बना रहे हैं। और यहां हमने ले लिया प्योर HCl जिसका मोल अंश कितना है 1। यहां हमने प्योर पानी ले लिया जिसका मोल अंश 1 है। यहां हमने पानी के मोल कितने ले लिए, मोल अंश ले लिए 0, ठीक है। तो आप मुझे बताओ HCl का कितना है भाई, HCl का क्वथनांक कितना है 188, ठीक है। तो मैं यहां HCl का क्वथनांक लिख दूं, HCl का प्योर HCl यहां पे है, तो प्योर HCl का मैंने ये पॉइंट मान लिया कितना है 188 केल्विन है साहब। यहां पे पानी यहां प्योर है, पानी का कितना है 373, ये मैंने पानी का मान लिया, पानी का पॉइंट मान लिया ये मैंने 373 केल्विन, ठीक है। लेकिन ये कितने पर उबल रहा है ये मिश्रण, 381.6 केल्विन पर उबल रहा है। यानी ये मिश्रण उबल रहा है यहां पर, ये वाला पॉइंट मैंने मान लिया 381.6 केल्विन पर उबल रहा है। तो अगर मैं इसको देखूं, इसका ग्राफ में बनाऊं, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा भाई, इसका ग्राफ ये बनेगा, ठीक है। यानी ये जो पॉइंट आया इस पॉइंट पर इस मिश्रण ने क्या किया भाई, उबलना स्टार्ट किया। तो ये हमारा क्या प्राप्त हुआ, स्थिर क्वाथ प्राप्त हुआ, स्थिर क्वथनांक हमें क्या हुआ, प्राप्त हुआ। अब जब आपका टेम्परेचर ज्यादा है, अधिकतम क्वथनांक है, तो जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आपको वाष्प दाब कैसी मिलेंगी, कम मिलेंगी। तो अगर हम इसका वाष्प दाब के सापेक्ष अगर हम ग्राफ बनाएं तो नीचे वाला ग्राफ देखना भाई, वो इसका रिलेशन बताएगा किसके साथ, वाष्प दाब के साथ। यहां हमने ले लिया मोल अंश, यहां हमने ले लिया वाष्प दाब, यहां वही HCl के कितने हैं 0, यहां HCl के कितने हैं 1, यहां पानी का कितना है प्योर, और यहां पानी के मोल भिन्न 0, ठीक है। तो जहां हमें अधिकतम वाष्प, पहले तो हम आइडियल कंडीशन का बनाते हैं। मुझे बताओ बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है भाई, HCl का कम है। तो HCl का जब बॉइलिंग पॉइंट कम है, HCl यहां रहा, HCl का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो इसकी वाष्प कैसी बनेगी, ज्यादा। यानी आइडियल कंडीशन में तो ग्राफ ये आता, यहां पर HCl की क्योंकि ज्यादा वेपर बनेगी, क्योंकि इसका जो क्वथनांक है वो कैसा है, कम है। तो अधिकतम क्वथनांक पर हमको क्या मिलेगा, निम्नतम वाष्प दाब मिलेगा। यानी अगर हम ग्राफ बनाएं वाष्प दाब का तो हमें यह प्राप्त होता है। यानी जिस कहानी पर, एक सेकंड इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर देते हैं, ये कहानी ये वाली, ठीक है, जहां पर हमें अधिकतम क्या मिला था क्वथनांक, उसी पॉइंट पर हमें क्या मिलता है, निम्नतम वाष्प दाब मिलता है। क्या मिलता है हमें, निम्नतम वाष्प दाब। यानी इस पॉइंट को हम कहेंगे, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, मिनिमम वेपर प्रेशर। इस पॉइंट को हम कहेंगे मिनिमम वाष्प दाब, ठीक है। बनाओ भाई, ठीक है भाई। तो यहां मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी, थ्योरेटिकल से भी पूरे तरीके से मैंने आपको समझा दिया है कि स्थिर क्वाथ क्या होता है, निम्नतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथ मिश्रण क्या है,
अधिकतम क्वथनांकी स्थिरकाथ मिश्रण क्या है। ठीक है, आज इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं जिसका नाम है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणु संख्य गुणधर्म, जिसमें हम पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्वथनांक में उन्नयन को लेने वाले हैं और उससे पहले हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को भी लेंगे। ठीक है, तो कल के लेक्चर को, इससे आने वाले लेक्चर को मिस मत करिएगा। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।